प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की परीक्षाएं, जो आप सभी की कक्षा 11 की फाइनल परीक्षा है वो 16 तारीख से शुरू है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी जो कि पहली परीक्षा आपकी फिजिक्स की परीक्षा है, तो फिजिक्स की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए लेकर के आ चुका हूं प्यारे बच्चे वे सारे न्यूमेरिकल जो इस बार के फाइनल में पूछे जाने का संभावना है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, आज आपको सारी टॉपिक, सारी चैप्टर से कवर करते हुए न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। यानी कोई भी टॉपिक का कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए जिससे आपका न्यूमेरिकल आ जाए और आप कर ना पाए प्यारे बच्चे। तो सारा तैयारी आपको एकदम परफेक्ट तैयारी करा के आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका इससे बाहर से कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन आने ना पाए प्यारे बच्चे। तो सभी साथी क्लास को लास्ट तक देखेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो अभी कभी शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को, और लाइक कर दीजिए तुरंत के तुरंत प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास अच्छी लग जाए तो। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक से कवर करते हुए चैप्टर 1 से लेकर के जितना भी टॉपिक है चैप्टर में, आपकी पूरी फिजिक्स में, सबका न्यूमेरिकल लेकर आए हैं प्यारे बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पहला क्या, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से तो ये मात्रक और मापन पहला चैप्टर है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में भौतिक जगत पहला चैप्टर हुआ करता था। लेकिन भौतिक जगत से प्यारे बच्चे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं आपको बार बार बता दूं, सब्जेक्टिव एक लाइन का बन सकता है, लेकिन प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। क्योंकि आज का हमारा क्लास न्यूमेरिकल फोकस है, इसलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जहां की दूसरे चैप्टर से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। बात करते हैं प्यारे बच्चे, पहला न्यूमेरिकल क्या है। यदि एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% का त्रुटि होता है तो उसके आयतन की गणना में कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। त्रिज्या मापने में त्रुटि दिया है, आयतन में त्रुटि पूछ रहा है, तो आपको पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए प्यारे बच्चे। फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए बताइए। त्रिज्या और आयतन में संबंध, तो गोले का आयतन फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम यहां पे डालेंगे सॉल्व, और सॉल्व डाल के लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन प्यारे बच्चे, आप सभी बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बाबू गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है प्यारे बच्चे। हमें क्या दिया हुआ है परीक्षा में, क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिज्या के मापने में जो त्रुटि हो रहा है वो 2% का है। अगर आप इस चीज को अगर आप त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे या प्रतिशत त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में आयतन को तो हम डेल्टा वी लिखते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हो जाएगा प्यारे बच्चे। और बराबर जब हम त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम नहीं लेते हैं। कांस्टेंट का कोई त्रुटि नहीं होता है, कांस्टेंट तो फिक्स है ना, उसमें कहां त्रुटि होगा। जो चीजें फिक्स है उसमें गलतियां कहां होगा प्यारे बच्चे। 4/3 कांस्टेंट है, इसमें कोई गलती होगा नहीं, सिर्फ त्रिज्या है। यहाँ पे पावर को अक्सर पहले लिख लिया जाता है नापते समय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, डेल्टा आर बटे आर इंटू में 100। ये पावर को आगे लिख करके इस तरीके से लिख लेंगे। आपको प्रश्न में क्या दिया है जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में आपको त्रिज्या के मापने में 2% का त्रुटि, यानी 2% का त्रुटि, यानी कि आपको ये पूरा वैल्यू दिया है, ये पूरा वैल्यू आपको 2% दिया है, ये पूरा मान आपको 2% दिया है। तो यहां पे आयतन के माप में जो त्रुटि आएगा, वो 3 गुणे इस पूरे की जगह रखेंगे 2%, और यहां पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6% हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही होगा आयतन के माप में त्रुटि, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें आता है। अक्सर इस चैप्टर से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन बता देंगे आपको। मतलब आज की क्लास से बाहर आपका कोई प्रश्न जाएगा नहीं, आज आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता के रखूंगा। एक चैप्टर से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता करके आज आपको भेजेंगे, ठीक है। चलिए तो अब अगला देखेंगे अगर क्वेश्चन, तो विमीय विधि से जांच करें कि समीकरण इतना एक शुद्ध है या नहीं। ऐसे अगर आपको कोई एक दे दे फॉर्मूला, कह दे कि जांच करिए, तो S बराबर हो दे देगा UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। विमीय विधि क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। विमीय विधि कहता है, विमाओं का समांगता सिद्धांत कहता है कि बाएं पक्ष का जो विमा है वो दाएं पक्ष के विमा के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो पद जुड़ रहे हैं, जैसे यहां पे UT का विमा S के विमा के बराबर होना चाहिए, और हाफ AT स्क्वायर का विमा S के विमा के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका विमा इसके बराबर, इसका विमा इसके बराबर, इन तीनों पदों का विमा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समान विमाओं वाले पद ही आपस में जुड़ या घट सकते हैं, विमाओं का समांगता सिद्धांत कहलाता है प्यारे बच्चे। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। S का विमा की बात करें तो ये L है, दूरी है, तो L हो जाएगा बराबर
यू क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग, इसका विमा हो जाएगा एल टी माइनस वन, और यहां पे टी है समय, समय का विमा हो जाएगा टी, ऐसे करके, ठीक है। और बराबर करके लिखेंगे, इसका विमा देख लेते हैं प्यारे बच्चे, ए त्वरण है, त्वरण का विमा हो जाएगा एल टी माइनस टू, और समय का स्क्वायर है यहां पे है, तो यहां पे टी का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब यहां पे टी की पावर प्लस वन, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन, टी की पावर माइनस वन, ये टी कट गया, कुल मिला के बचा एल ही, यहां पे तो एल है ही है क्योंकि दूरी है, दूरी का विमा तो एल होगा, बराबर यहां पे एल माइनस टू, एल प्लस टू, ये कट गया प्यारे बच्चे, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एल बचा। तो कुल मिला के आपने देखा विमाओं के समांगता सिद्धांत बिल्कुल सही है, यानी कि ये समीकरण हमारा विमीय दृष्टि से बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो शुद्ध गति की यानी कि काइनेमैटिक्स से सवाल आ रहा है, यानी कि सरल रेखा में गति, इससे क्वेश्चन आएगा, और समतल में गति, ये इस यूनिट में दो है, सरल रेखा में गति और समतल में गति, दोनों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पे बना हुआ है, एक कार विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करता है और 8 सेकंड बाद कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप यहां पे क्या क्या दिया है आप जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है विरामावस्था, पहला चीज विरामावस्था यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या दिया है, 0 दिया हुआ है प्यारे बच्चे। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण यानी कि ए का मान दिया हुआ है, त्वरण का मान दिया हुआ है ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया हुआ। अच्छा आगे देख लीजिए, चलना शुरू करता है और 8 सेकंड बाद कार द्वारा तय की गई दूरी, 8 सेकंड बाद यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है। कार द्वारा क्या कर रहा है, चली गई दूरी ज्ञात करे, यानी कि एस का मान निकालने को कह रहा है, एस का मान निकालने को कह रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अब आप बताइए, गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों में कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा आप बताओ, सोच के बताओ प्यारे बच्चे। मेरे हिसाब से यहां पे फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा करके चेक करो एक बार, ठीक है। एस का मान क्या आएगा, एस का मान तो हमें निकालना है, तो एस बराबर यू का मान हमें दिया हुआ है 0 इंटू में टी का मान कितना दिया हुआ है 8 प्लस में हाफ ए का मान कितना दिया हुआ है 4, टी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 0 8 0 हो गया प्यारे, प्लस में 2 4 2 दूनी 4 8 8 जा 64 इंटू में 2 हो गया, 2 2 जा 4 कट गया, 8 8 जा 64 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चे दूरी, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 128 मीटर का दूरी यहां पे चल रहा है काली, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी सीधा ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। पत्थर द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर डालिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करेंगे। हमसे हाइट पूछा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है u बराबर ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई हमसे h पूछा हुआ है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g होता है, कितने साथियों को याद है, याद है कितने साथियों को याद है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g होता है, कितने साथियों को याद है जल्दी बताइए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बिल्कुल कोई घबराने का बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे पाप हो गया है कि फॉर्मूला नहीं याद है, तो ऐसा नहीं है। अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे v को 0 कर दीजिए, 0 बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस में, और जब ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे g का मान किधर हो जाएगा, g का मान, g तो नीचे ना लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2g हो जाएगा, 2g की जगह पे माइनस का g इंटू में h रख दीजिएगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो g नीचे की तरफ कार्य करता है, वस्तु की हाइट ऊपर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u का स्क्वायर माइनस 2gh, इधर आया तो प्लस का 2gh बन गया, तो हाइट h बराबर कितना हो जाएगा, 2g जो गुणा में है इधर आ गया, तो u स्क्वायर अपॉन में 2g, ऐसे करके ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, इसमें बहुत ज्यादा घबराने, बहुत ज्यादा सोचने का बात नहीं है, इसी फॉर्मूले से ही निकल के आया है। जब आपका अंतिम वेग 0 कर देंगे, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा और वहीं से वो बॉडी फिर लौटना शुरू होगी, ठीक है, वहीं से वो बॉडी लौटना शुरू होगी। तो यहाँ पे h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर 0 यानी कि 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 कर देंगे, और अपॉन में 2 इंटू में g का मान आप 10 रख दो, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 काट दो प्यारे बच्चे, 20 मीटर आ गया। कितना ऊंचाई जाएगी भाई, 20 मीटर ऊंचाई पर जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। एक वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका उड़ान काल ज्ञात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है उड़ान काल का, कितने साथी जानते हैं? अगर मैं 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको उड्डयन काल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उड्डयन काल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उड्डयन काल का फॉर्मूला टी बराबर होता है 2u sin थीटा अपॉन में जी। कितने साथियों को याद है? 2u sin थीटा अपॉन में जी होता है, ठीक है। टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू में u प्रारंभिक वेग दिया है क्या, कितने से चाल से फेंका जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड के चाल से फेंका जा रहा है 30 डिग्री के कोण पर। रख दीजिए, u की जगह रख दीजिए 40 मीटर पर सेकंड, और 30 डिग्री का कोण है तो साइन 30 रख दीजिए, और बटे में g का मान 10 रख दीजिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, इंटू में साइन 30 का मान हो गया 1 बटे में 2, 2 से 8 काटिए, 4 बार में 4 सेकंड आया प्यारे बच्चे। 4 सेकंड समय लगेगा बॉडी को जहां से फेंका गया है और जहां पे गिरेगा। उड्डयन काल क्या होता है? बॉडी को लेट से यहां से फेंका गया और यहां गई बॉडी, यहां जाके ऐसे गिर गई, तो कितना समय लगा उसे पूरी यात्रा के दौरान, पूरी गति के दौरान, वही क्या होता है? उड्डयन काल होता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 25 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? कितना त्वरण उत्पन्न होगा? ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे हमारे पास है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो m का मान तो दिया हुआ है हमें 5 की, लिख कीजिए। इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है एक पिंड पर 25 न्यूटन का बल, f का मान दिया हुआ है 25 न्यूटन। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कितना त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ए का मान कितना होगा? तो आप जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा? एक्सीलरेशन निकालने के लिए F इज इक्वल टू एम ए नहीं रखिएगा। अब F का मान दिया है 25, M का मान दिया हुआ है 5, इंटू में A, 5 से 25 कटा 5 बार में, एक्सीलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक एक्सीलरेशन का याद रखिएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.05 किलोग्राम की एक गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करिए। प्रतिक्षेप वेग यानी कि पीछे की तरफ, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब अगर बंदूक का गोली आगे जाएगा ना तो बंदूक पीछे की तरफ भागेगा, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिक्षेप वेग। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, आगे जब गति करेगा, आगे जब जाएगा गोली तो बंदूक को पीछे झटका मारेगा, तो बंदूक कितने चाल से पीछे जा रहा है वही पूछ रहा है। गोली तो चलिए कह रहा है कि गोली का द्रव्यमान दिया है, गोली का वेग दिया है, गोली इतना द्रव्यमान की है, इतना वेग से जा रहा है आगे की तरफ, तो कह रहा है बंदूक तो 5 किलो का है, तो बंदूक कितना पीछे जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाते हैं पता है? संवेग संरक्षण लगाते हैं प्यारे बच्चे। क्या लगाते हैं? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण लगाते हैं। और संवेग संरक्षण का फॉर्मूला क्या कहता है पता है? संवेग संरक्षण का कहता है फॉर्मूला कि m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2, ये कहता है फॉर्मूला। m1v1 बराबर m2v2, यानी एक है गोली का वेग, एक है बंदूक का वेग। ये हमारा मान लीजिए गोली है, ये मान लीजिए गोली है, गोली का संवेग है, तो ये बंदूक का संवेग हो जाएगा, ये बंदूक का संवेग हो जाएगा, ठीक है। एक गोली का संवेग हो गया, एक बंदूक का संवेग हो गया, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण कहलाता है। तो अब एक तरफ गोली का रख लीजिए कि भैया इतना किलोग्राम का है, इतना द्रव्यमान से, इतना वेग से चल रहा है, तो इतना किलोग्राम का किलोग्राम कितना दिया है? 0.05, यहां पे रख लीजिए 0.05 इंटू में वेग इसका कितना दिया है? वेग दिया है 100, तो यहां पे रख लीजिए 100 बराबर m2 कितना दिया है भैया? बंदूक का द्रव्यमान 5 किलो दिया है, बंदूक का वेग निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अरे भैया इसको गुणा करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 बराबर 5 गुणे v2, 5 से 5 कट गया एक बार में, ठीक है। तो v2 बराबर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या जाएगी? आगे की तरफ, पीछे की तरफ बंदूक भागेगी। बंदूक 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे भागेगी, गोली 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे भाग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 10 किलोग्राम के एक गुटके और फर्श के बीच घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.4। गुटके को खिसकाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, घर्षण बल निकालना है। तो आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल खिसकाने के लिए एफएस होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा था, स्थैतिक घर्षण बल होता है। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन होता है ना, जब इसको आप सॉल्व करिएगा
तो किसी भी गुटके को खसकाने के लिए, मान लीजिए कि कोई गुटका है प्यारे बच्चे, कोई गुटका है, मान लीजिए क्या है, कोई गुटका है, कोई गुटका है, अब उसको खसकाना है जमीन में, उसको क्या करना है, खसकाना है। ये ऐसे जमीन में ऐसे रखा हुआ है, अब इसको खसकाना है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, मान लो इस पे फोर्स लगाया हमने, एफ फोर्स लगाया, इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाया, तो फिर क्या होगा, गुटके का ऊपर, गुटके पर जो वो कार्य करेगा, गुटके का जो mg है, भार है, वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, गुटके का भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, बताइए जी, गुटके का भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, और तल से प्रतिक्रिया जो गुटके को लगेगी, तल से प्रतिक्रिया जो लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी समान रेखा में। तो आर प्रतिक्रिया ऊपर लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है गुटके का भार, ठीक है। तो गुटके पर अगर आप बल इधर लगाओगे तो गुटके पर घर्षण बल किधर कार्य करेगा, घर्षण बल पीछे की तरफ कार्य करेगा, Fs। और जो घर्षण बल गुटके पर कार्य करता है Fs, वो होता है μs इंटू में r। r क्या है, जो प्रतिक्रिया है, और μs क्या है, घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, ठीक है। तो Fs बराबर μs इंटू में r होता है, तो Fs बराबर कितना हो जाएगा, म्यूएस का मान हमें दिया हुआ है, म्यूएस का मान कितना यहाँ पे दिया है, घर्षण गुणांक 0.4 दिया है, तो 0.4 हो जाएगा घर्षण गुणांक, यहाँ पे रख देंगे 0.4। r की जगह यहाँ पे r को बराबर करते हैं mg से, तो r को mg से बराबर कर देंगे, 0.4 इंटू में m का मान कितना दिया है प्यारे बच्चे, m का मान यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम m का मान दिया हुआ है, और g का मान आपको 10 रख दीजिए यहाँ पे। क्या g का मान हमें दिया है प्रश्न में, ना g का मान दिया नहीं है, इसलिए हम लोग 10 रख देंगे। तो ये हो गया 40 न्यूटन, कितना हो गया बाबू, 40 न्यूटन। घर्षण बल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब हमारा 3 यूनिट का क्वेश्चन बन चुका है, अब आते हैं चौथे यूनिट पे। चौथे यूनिट पे क्वेश्चन पे आते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर पे। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी बहुत ही अच्छा यूनिट है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है। सारा प्रैक्टिस करा के भेजेंगे प्यारे बच्चे, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप कर ना पाओ, आपकी परीक्षा में आओ और आपसे हो ना। आपका ये बड़ा भाई खड़ा हुआ है, आपका ये बड़ा भाई पूरी मेहनत करेगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार लगभग पूछ ही लेता है अपनी परीक्षा में, ठीक है, ये लगभग हर बार पूछ ही लेता है। तो क्या क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, तो जब आप उत्तर लिखिएगा ना इसका, क्या रखिएगा, 9वां नंबर है ना क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां पे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग बढ़ा रहे हैं, गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पता होना चाहिए। तो आप लिखिए संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होगा प्यारे बच्चे बताइए, K बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध K बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब गतिज ऊर्जा में संबंध K बराबर, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा क्या ख्याल है, 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान समझिएगा, पहले संवेग उसका P था, पहले संवेग P था बढ़ने से पहले, अब 50% बढ़ा दिया जाए तो अब कितना हो गया, पहले अगर 1 था तो अब 1.5 हो गया है। 50% बढ़ाने का मतलब यही ना हुआ, पहले 1 था अब 1.5 हो गया है, तो अब कितना हो गया, पहले 1 P था, तो अब बढ़ाने के बाद 50% बढ़ाने के बाद वो हो गया है 1.5 P। पहले 1 P था, 50% बढ़ाने के बाद वो 1.5 P हो गया, बात समझ में आ रहा है। और 100% बढ़ाते तो वो 2 P हो जाता, पहले P था 100% बढ़ गया तो 2 P बन गया, समझो, ठीक है। तो संवेग अगर 50% बढ़ गया तो अब नया संवेग कितना हो गया, नया संवेग 1.5 P हो गया। कह रहा है गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है, निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध है वो पी स्क्वायर का है, पी स्क्वायर का है, मतलब अगर पहले गतिज ऊर्जा उसकी K है तो पहले संवेग उसका P था, तो उसका ऐसे डायरेक्ट संबंध है। अब जब बढ़ गया संवेग मेरा, P की बजाय कितना हो गया, 1.5 P हो गया, तो 1.5 P का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो संवेग जो गतिज ऊर्जा K डैश, इसको कह दीजिए K डैश,
तो k डैश बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1.5 का अगर करिएगा तो 2.25 होगा, 2.25 p स्क्वायर, यही होगा। अब नई गतिज ऊर्जा 2.25 p स्क्वायर हो गई, मतलब 2.25 गुना हो गई, 2.25 गुना हो गई नई गतिज ऊर्जा। पहले कितनी थी, k थी, अब नई गतिज ऊर्जा, मतलब यहां पे लिख सकते हो कि जो नई गतिज ऊर्जा है k डैश, वो 2.25 गुना है पुरानी वाली गतिज ऊर्जा का, ऐसे, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि कैसे निकालोगे प्यारे बच्चे, वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि निकालने के लिए आप लिखते हो डेल्टा k बराबर k डैश में से k आप घटा दोगे, मतलब नई गतिज ऊर्जा में से पुरानी वाली गतिज ऊर्जा घटा दोगे, तभी तो पता चलेगा ना वृद्धि कितनी हुई। नई गतिज ऊर्जा में पुरानी वाली गतिज ऊर्जा घटा दोगे, यानी 2.25 k में से पुराना वाला गतिज ऊर्जा k घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना वृद्धि हुआ, 2.25 में से 1 k घटा दिया तो 1.25 k आया, है ना, 1.25 k आया, इतनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। गतिज ऊर्जा में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। वृद्धि तो हमने निकाल लिया ना, हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1.25 k को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 125% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि, गतिज ऊर्जा में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। 1.25 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगा 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 किलोग्राम का एक लड़का 20 मीटर ऊंचाई छत पर 20 सेकंड में चढ़ जाता है। लड़के द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करें। शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है क्या, शक्ति का फॉर्मूला, पावर का जो शक्ति का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, वो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर होता है W/T। कितना कार्य किया कितने समय में किया, वही होता है शक्ति। कितना कार्य किया कितने समय में किया, दैट इज पावर। अब कार्य कैसे पता चलेगा, 50 किलोग्राम का एक लड़का है, 10 मीटर की ऊंचाई पर छत पर 20 सेकंड में चढ़ जा रहा है, तो जो वर्क होगा वो mgh हो जाएगा, mgh वर्क हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाने में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो कार्य क्या है, mgh हो जाएगा। 50 किलोग्राम का लड़का 10 मीटर की छत की ऊंचाई पर 20 सेकंड में चढ़ जाता है, तो यहां पे टाइम कितना रखोगे, 20 सेकंड, टाइम की जगह रखोगे 20 सेकंड। m द्रव्यमान कितना दिया है, 50 किलोग्राम, g का मान आप रख दो 10, और हाइट कितनी चढ़ा है, 10 मीटर चढ़ा है, और बटे हुए नीचे रख दोगे 20। 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10 कट गया, 5 पचम 25 और 0 250। और पावर का यूनिट क्या लगाओगे, वाट लगाओगे। पावर का यूनिट क्या लगाओगे, वाट लगाओगे प्यारे बच्चे, 250 वाट, या जूल प्रति सेकंड भी लगा सकते हो, या फिर वाट भी लगा सकते हो। पावर का यूनिट वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 हॉर्स पावर में 1 HP में कितना वाट होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन गति यूनिट 5 का एक क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, समझिएगा जरा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के 2 कण एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र भारी कण से कितनी दूरी पर होगा। भारी कण इन दोनों में कौन सा है, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम में भारी कण कौन सा है, बताओ भारी कण कौन सा है। कहोगे सर भारी कण तो हमको पता है, ठीक है, भारी कण हमको पता है 3 किलोग्राम है। 3 किलोग्राम क्या है, भारी कण है ना। तो हम जब इसको निकालेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन को निकाला जाता है, ठीक है, जब कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, द्रव्यमान केंद्र निकालना होता है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चे। कह रहा है इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र भारी कण से कितनी दूरी पर है, तो भारी कण को हम लोग रखेंगे कहां पे, द्रव्यमान केंद्र पर। भारी कण को कहां रखते हैं, द्रव्यमान केंद्र पर रखते हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। भारी कण को रखेंगे द्रव्यमान केंद्र पर, ऐसे करके। ठीक है जी, देखते जाइए। यहां पे द्रव्यमान केंद्र पर एक कण रख दिया,
और एक कण रख दिया हमने यहां पे, एक कण रख दिया हमने यहां पे, एक कण रख दिया हमने यहां पे। ठीक है जी, चलो यहां तक समझो, यहां तक समझो, यहां तक समझो। 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम है। भारी कण से कितनी दूरी पर होगा दिखाएगा द्रव्यमान केंद्र पूछा, तो भारी कण को ही रखो कहां पे, द्रव्यमान केंद्र पर, ओ सॉरी मूल बिंदु पर। 3 किलोग्राम भारी कण है तो 3 किलोग्राम को रखो मूल बिंदु पर, इसको बोलो m1 बराबर 3 किलोग्राम, और इसको बोलो m2 बराबर कितना, 2 किलोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, इसका जो है वो है 0,0। ठीक है, इसका कितना है, एक्स अक्ष पे है, तो एक्स का अक्ष पे है तो ये कितना है, उसका रखोगे 1 मीटर दूरी पर है, तो यहां पे ये 1,0 हो जाएगा, 1,0। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, उसका निर्देशांक हो जाएगा 1,0। ठीक है, चलो जी। अब अगर यहां पे निकालना होता है ना प्यारे बच्चे, तो हम ऐसे निकालते हैं, देखो इसका अगर मुझे निकालना होता है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र का जब हमें निकालना होता है कि द्रव्यमान केंद्र कितनी दूरी पर है, तो फॉर्मूला लगाते हैं XCM बराबर, क्योंकि एक्स अक्ष पे ही होगा, XCM बराबर m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगता है प्यारे बच्चे। अब m1 का मान कितना है 3, x1 यानी इसका x निर्देशांक कितना है 0, m2 कितना है 2, इसका x निर्देशांक कितना है 1, अपॉन में m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2। सॉल्व कर लो, 3 0 जा 0 हो गया, प्लस में 2 1 जा 2 हो गया, बटे में 3 2 5 हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, गुणा करोगे ये हो गया 2/5, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 यानी 0.4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 0.4, तो 0.4 मीटर की दूरी पर आया, 0.4 मीटर की दूरी पर आया, इससे 0.4 मीटर की दूरी पर होगा द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, इससे 0.4 मीटर की दूरी मतलब लगभग लगभग कहीं यहाँ पे कोई बिंदु होगा, वही होगा सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पहिया 600 आरपीएम यानी कि 600 राउंड पर मिनट की दर से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात करें। इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात करें। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ठीक है, तो बस 2 पाई एन लगा दोगे कहानी खत्म हो जाएगा, 2 पाई एन लगाओगे कहानी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या लगाओगे, 2 पाई एन लगाओगे कहानी खत्म हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहां पे हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, 12वां नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन करोगे तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, राउंड पर मिनट की चक्कर दिया हुआ है, एन बराबर हमें दिया हुआ है 600 राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट है, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चे, हमें निकालना है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथी, कोणीय वेग का फॉर्मूला ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। ओमेगा बराबर 2 की जगह पे 2 ही रखोगे, पाई की जगह पर तो पाई ही रखोगे, एन एन का मान रखोगे 600। लेकिन प्यारे साथी ये मिनट में है, जबकि फॉर्मूला में होता है सेकंड, फॉर्मूला में क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप क्या करोगे, मिनट से सेकंड बदलने के लिए प्रति मिनट है तो बटे में मिनट है, तो मिनट से सेकंड बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे। प्रति मिनट माने क्या है, बटे में मिनट है, तो बटे में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो बटे में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रति सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। अब काटो इसे, कितने पाड़ा में कटेगा, इससे कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 10 बार में, 10 दूनी 20, 20 पाई हो जाएगा, 20 पाई ओमेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका अगर मात्रक देखिएगा तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा, चक्कर प्रति मिनट है, रेडियन प्रति सेकंड आ गया, रेडियन प्रति सेकंड में, मात्रक किस में आ गया, रेडियन प्रति सेकंड इसमें आ गया। अब पाई का मान आप चाहे तो 3.14 रख करके गुणा कर सकते हैं, पाई का मान चाहे तो 3.14 रख करके 3.14 रख करके गुणा करेंगे तो
दो 20 से गुणा करना है ना, कर देते हैं। 20 गुणे में 3.14 गुणा होगा तो 31.4 हो जाएगा, 62.8 हो जाएगा, 62.8। ठीक है, 62.8 रेडियन प्रति सेकंड ये आ जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण से हमारी यूनिट 6 जो कि हमारा गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं प्यारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन हमारे गुरुत्वाकर्षण से बनेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछ सकता है कि ऊंचाई पर जाने पर कितना गुरुत्वीय त्वरण में कमी आएगी, गहराई पर जाने पर कितना गुरुत्वीय त्वरण में कमी आएगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सतह के मान का g/2 हो जाएगा, सतह के मान का आधा हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण सतह के मान का आधा हो जाएगा। तो ऊंचाई पर जाने का फॉर्मूला लगेगा, ऊंचाई पर जाने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन आता है बताइए। ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण को ऊंचाई पर जाने पर, कहोगे सर बड़ा आसान है, g' अपॉन में 1 + 2h अपॉन में re, 2h नहीं है, 1 + h अपॉन में re का होल स्क्वायर है, 1 + h अपॉन में re का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहता है। बताइए हाँ सर, जब ये ऊपर जाता है तो 1 - 2h अपॉन re हो जाता है, जब ये ऊपर जाएगा तब, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही है। जी की जगह पे, g' की जगह पे क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के सतह के का मान सतह के मान का आधा यानी g/2 रह जाएगा, यानी g' कितना हो जाएगा, g' हो जाएगा g/2 बाबू, ये कह रहा है प्रश्न में। g' कितना हो जाएगा g/2, 1 + h अपॉन में re का होल स्क्वायर। अब g से g ये कट गया, दो भागे में बेचारा चला गया उधर, गुणा ये उधर चला गया, तो 1 प्लस में h अपॉन में re का होल स्क्वायर, ये पूरा इधर चला गया, ये उधर चला गया 2। अब इधर स्क्वायर है, उधर गया तो रूट लग गया, इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर बेसिकली उधर जाता है तो क्या बन जाएगा, बेसिकली स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 1 + h अपॉन में re है, ठीक है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो h अपॉन में re बराबर हो जाएगा √2 - 1, और re भागे में उधर गया गुणा हो गया, तो h बराबर कितना हुआ √2 - 1 इंटू में re, और √2 का मान कितना हो गया 1.414 माइनस में 1 इंटू में re, 0.414 इंटू में re। अब आप जानते हो re का मान कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितने अच्छे जानते हैं, re होता है प्यारे बच्चे 6400 किलोमीटर। अगर आप 6400 किलोमीटर रखोगे तो re का मान निकल कर किससे गुणा कर देना, h का मान आ जाएगा। h का मान निकालना बहुत आसान है, re का जो भी मान है उसको रखो, 0.414 से गुणा कर दो, आ जाएगा, डन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, यहां पे पलायन वेग का मान दिया हुआ है इतना, कह रहा है यदि किसी ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का दुगुना हो, किसी अन्य ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का दुगुना हो, तो वहां पलायन वेग कितना होगा, वहां पलायन वेग कितना हो जाएगा। तो पलायन वेग का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पलायन वेग का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, पलायन वेग का क्या पता होना चाहिए बाबू, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पलायन वेग का फॉर्मूला कौन साथी बताएगा, कौन साथी है जो पलायन वेग का फॉर्मूला बताएगा, v = √2 2gre, याद करिए पलायन वेग का फॉर्मूला बताइए जल्दी सभी साथी, बताओ बताओ भाई, यही है v = √2gre। ठीक है, इसी को लगाओ हल हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पलायन वेग का मान यानी कि स्किप वेलोसिटी पृथ्वी पर दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लेता है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लेता है पलायन वेग का मान। ठीक है,
कई बार परीक्षा में आपसे पलायन वेग का मान भी पूछ लेगा, ठीक है। तो पलायन वेग का मान इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि पलायन वेग क्या होगा दूसरे ग्राह पर। पृथ्वी पर पलायन वेग पता है, दूसरे ग्राह पर क्या होगा? तो दूसरे ग्राह पर जो पलायन वेग होगा वीपी, वो क्या होगा पता है? दूसरे ग्राह पे पलायन वेग क्या होगा पता है? वो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा वो? वास्तव में वीपी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2GRE। उस ग्राह की त्रिज्या अलग है ना, पृथ्वी की त्रिज्या तो देखो आर ही हो जाता, लेकिन उस ग्रह की त्रिज्या कितनी है? उस ग्रह की त्रिज्या को आप आर ही लिखना, बस आर। उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है। तो आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या का डबल है। आर पृथ्वी की त्रिज्या का डबल है। और समझो, और ये जो वीई है ये वास्तव में अंडर रूट में 2GRE का मान है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये दिया हुआ है वीई एस्केप वेलोसिटी जो पृथ्वी पर है 2GRE पृथ्वी पर जो एस्केप वेलोसिटी है वीई बराबर 2GRE, ये दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी दिया है प्यारे बच्चे, हमें उस ग्रह पर निकालना है, उस प्लेनेट पर निकालना है, तो उस प्लेनेट पर कितना हो जाएगा? उस प्लेनेट पर, उस ग्रह पर हो जाएगा वीपी बराबर अंडर रूट में 2GRP लिख दीजिए, इसे चाहता हूं आरपी लिख दीजिए। उस ग्रह पर, उस ग्रह का त्रिज्या पी है ना, उस ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का डबल है, यही है। हाँ सर यही है। वीपी की जगह पर क्या लिखिएगा फिर? रूट में 2G, आरपी की जगह लिखिएगा 2RE। अब मैं इस 2 को बाहर कर लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट में 2 इंटू में रूट में 2GRE। इस 2 को मैंने साइड कर लिया, या इस 2 को साइड कर लो, 2GRE मैंने एक साइड लिख लिया, इस 2 को मैंने साइड कर लिया, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है। तो रूट 2 इंटू में कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू में इस पूरे सिस्टम का मान हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब रूट 2 का मान आपको पता है 1.414 होता है, इंटू में गुणा कर दिया 11.2। अब इसको गुणा कर लो, आप अपने से गुणा करके आंसर आ जाएगा आपको। आप इसको गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, उतने ही किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। तो देख लो एक बार कैसे किया गया है बाबू, कैसे किया गया एक बार देख लो, पूरा का पूरा प्रोसेस देख लो कैसे किया गया। अगला देखिए, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पदार्थों के गुण से देख लेते हैं प्यारे बच्चे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। तो इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, प्यार से देखो, पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। क्या कहता है? हुक का नियम है, हुक का नियम है, कहता है कि हुक के नियम पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको याद है हुक का नियम क्या कहता है? कितने साथियों को याद है हुक का नियम? कितने साथियों को याद है हुक का नियम? 15वां नंबर क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिएगा। तो हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्था की सीमा में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उस पदार्थ में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्था की सीमा में क्या कहता है? प्रत्यास्था की सीमा में क्वेश्चन बनता है, प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में, सीमा में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उस पदार्थ में उत्पन्न विकृति के, उस पदार्थ में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, ठीक है। तो जब हम प्रतिबल और विकृति को बराबर करते हैं तो यहां पर एक इलास्टिसिटी कांस्टेंट आता है, प्रत्यास्था गुणांक आता है। तो प्रत्यास्था गुणांक इनटू में क्या आएगा? विकृति आएगा, विकृति आएगा। प्रत्यास्था गुणांक की बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे में विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति हो जाएगा, प्रतिबल बटे में विकृति हो जाएगा, प्रतिबल बटे में विकृति हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए जरा से। यहां पे प्रतिबल मुझे निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं आपको क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें दे देता हूं ताकि आपको निकालने के लिए यहां प्रतिबल ना हो। आप यहां पे निकालो यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, निकालो यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है आपको। और आपको आर का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चे, त्रिज्या आपको दे दे मान लो, और त्रिज्या दे दे मान लो 1 मीटर, 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा, चलो मान लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दे, ऐसे 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे दे तार का, ठीक है। तार का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी सारा चीज इसमें दिया हुआ है, आपको रख करके निकालना है। कैसे रखोगे ध्यान से देखना। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, समझते जाओ,
प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन में A, और विकृति होता है बढ़े हुए तार की लंबाई बटे में पहले वाले तार की लंबाई। चलो बल कितना लग रहा है, कितना भार लटकाए हो, 5 किलोग्राम का भार लटकाए हो, तो F बराबर m इंटू जी लगेगा। तो 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम की जगह कितना लगेगा, 5 m इंटू में जी का मान 10, F की जगह पे m इंटू जी, और क्षेत्रफल की जगह पर पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, तो इंटू में 2 का मान रख देना, 2 सेंटीमीटर है 10 की घाते -2, और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कर दिया। और पाई का भी मान आप चाहो तो यहाँ पे बदल के लिख सकते हो, पाई का मान क्या लिख लोगे, 3.14, और बटे में कितना हो जाएगा डेल्टा एल। बढ़ी हुई लंबाई कितनी है, बढ़ी हुई लंबाई इस तार में है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे पता है कितना होगा, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आएगा 1 × 10 की घाते -3, और एल जो लंबाई है, जो लंबाई है प्यारे बच्चे वो कितनी है, 2 मीटर की है, 2 मीटर की लंबाई है, तो यहां पे रखोगे 2 मीटर। इस तरीके से पूरा इसको सॉल्व करना है, आप इसको बैठ करके आराम से प्यार से सॉल्व करो, मैंने आपके सारी वैल्यूज रख दी हैं, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप सीख चुके हो कक्षा 12 में, है ना, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे आप इतनी सारी चीजें आप सीख चुके हो कि आप इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल नियम का ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा बड़े का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे पिस्टन पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर बड़े पिस्टन पर कितना भार उठा सकता है। अच्छा, तो यहां पे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा, जो 16 नंबर प्रश्न है हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रश्न है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको याद होगा, कुछ मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था, ये कुछ ऐसा करके, ये बड़ा पिस्टन यहां पे लगता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे मैंने आपको बता रखा है, याद करो तो आपको याद आएगा। यहां पे एक पिस्टन लगता है और एक पिस्टन यहां पे लगता है, ठीक है, 2 पिस्टन लगते हैं यहां पे, ठीक है। तो छोटे पिस्टन पर कितना प्रेशर लग रहा है, वही प्रेशर सेम टू सेम शिफ्ट हो जाता है, वही प्रेशर शिफ्ट हो जाता है बड़े पिस्टन पर। छोटे पिस्टन पर जितना दाब लगाइएगा वही दाब शिफ्ट हो जाएगा बड़े पिस्टन पर। तो यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर लगता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये छोटे पिस्टन पर कितना बल लगा, छोटे पिस्टन का कितना क्षेत्रफल था, बराबर बड़े पिस्टन पर कितना दाब लगा, बड़े पिस्टन पर कितना बल लगा, बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल कितना था, इन दोनों का अनुपात। मतलब देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है, हुक का नियम जो है ये कहता है, ये जो हमारा नियम है पास्कल का नियम, ये पास्कल का नियम कहता है किसी भी बंद बर्तन, जैसे कि देखो ये बोतल क्या है, ये बोतल हमारी एक बंद बर्तन है, इसमें आप कहीं पर भी दाब लगाइएगा ना तो वो दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चे अगर यहां पे आप दाब लगाइएगा, यहां पे प्रेशर लगाइएगा, तो वो प्रेशर बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट यहां पे जाएगा, बड़े पिस्टन पे लगेगा। इसी यही बनती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्या बन जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो यहां पे जो दाब है, दाब बराबर हो गया, दाब की जगह पे बल बटे क्षेत्रफल, कितना बल यहां पे लगा, कितना बल यहां पे लगा, कितना क्षेत्रफल इसका है, वही प्रेशर यहां पे चला जाएगा, ऊपर अप्लाई होगा, कितना यहां पे बल लग रहा है एफ डैश, और कितना क्षेत्रफल है इसका ए डैश, तो एफ डैश अपॉन में ए डैश हो जाएगा। एफ की जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, एफ की जगह पर देखिए छोटे पिस्टन पर बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, तो यहां पे लग देंगे 20 न्यूटन, एफ की जगह रख दिया चलो 20 न्यूटन। और क्षेत्रफल कितना रखें प्यारे बच्चे, छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है, छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे रख दो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज मत करना, चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर में बदलने की जरूरत नहीं है। बड़े पिस्टन पर कह रहा है कि और बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बड़े पिस्टन पर कितना भार उठा सकेगा ये लिखना है, तो हमें एफ डैश निकालना है, और बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे रख देंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो क्या क्या कट जाएगा, ध्यान से समझना, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 10 से ये कट गया, 100 भागे में उधर गया, गुणा हो गया, 20 गुणे में 100 बराबर कितना हुआ एफ डैश, यानी कितना हो गया 2000 न्यूटन का बल लगेगा, मतलब 2000 न्यूटन का भार वो उठा सकता है, 2000 न्यूटन का भार वो उठा सकता है। 2000 न्यूटन की अगर गाड़ी ओड़ी रख दोगे, मतलब 200 किलो की गाड़ी रख दोगे तो उठा लेगा, ठीक है। 2000 न्यूटन यानी अगर द्रव्यमान में बदलोगे
तो 200 किलो आएगा, क्योंकि ये जो आएगा वो m इंटू जी से बना हुआ है, m इंटू जी से बना हुआ है। तो g का मान अगर 10 हो जाएगा तो m तो बचेगा इसमें 200 किलो ना, तो 200 किलो की गाड़ी वो उठा लेगा। बात समझे? चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या की एक केश नली में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? यहां पे पृष्ठ तनाव हमें दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव हमें दिया हुआ है। बात समझ में आई? पृष्ठ तनाव हमें दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? याद है आपको? जो टी होता है टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, टी बराबर होता है कितना होता है? याद करके बताइए, याद सोच के बताइए, सोच के बताइए पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। याद आया? कितनी ऊंचाई पर चलेगा? मैंने आपको प्रूफ करके बताया था क्लास में, ये उसका फॉर्मूला पूरा प्रूफ करके बताया था कि केशनली को अगर आप डुबो दोगे तो केशनली को डुबोने पर कितना पानी चढ़ेगा। 17वां नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, मान लो यहां पे कोई पानी में कोई केशनली डूबी हुई है, ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में क्या किसी कोड़ पर रखा हुआ है? 1 मिनट का, कोई कोड़ है? कोई कोड़ है? तो यहां पे अगर मान लो कोई बर्तन है, कोई बर्तन है प्यारे बच्चे, और यहां पे कोई केशनली है, केशनली बिल्कुल अगर सीधी रखी हुई है, मान लो केशनली कितनी रखी है? सीधी रखी हुई है, ठीक है, सीधी रखी हुई है ऐसे करके, और इसमें पानी ऊपर तक ऐसे चढ़ता चला जा रहा है, तो कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा? एच हाइट तक, कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा? वो हाइट का फॉर्मूला जो होता है एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी, ये फॉर्मूला है। कितने साथियों को याद है? 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी, याद आया? याद आया? ठीक है, अब यहां पे 2 इंटू में t का मान कितना दिया है? पृष्ठ तनाव हमें दिया हुआ है प्रश्न में 0.072, तो यहां पे हम रख देंगे 0.072 इंटू में cos थीटा, जब ये पूरा ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, जब पूरी केसनली मेरी पूरी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी है, अगर किसी एंगल पर रहती है तो थीटा कोण, लेकिन अगर ऐसे बिल्कुल सीधा तो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना एंगल बनता है यहाँ पे? 0 डिग्री। और आर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आर है तो यहाँ पे त्रिज्या देखो दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है? 0.1 मिलीमीटर है, तो 10 की घाते -3 कर देंगे। और रो का मान, रो यहाँ पे क्या है बताओ? पानी है प्यारे बच्चे, तो पानी के लिए घनत्व हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? 1000। क्या इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए? 1000। तो रो के लिए हम यहाँ पे रख देंगे 1000, यानी 10 की घाते आप 3 भी लिख सकते हो, और जी का मान आप रख देना 10। इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लोगे मुझे उम्मीद है। -3 + 3 ये तो यहीं कट गया, 10 से इसको काट दिया तो 1 बचा नीचे, ऊपर ऊपर बस गुणा होकर के 0.144 यही आएगा। हाइट इतना मीटर आएगा, 0.144 आएगा। ठीक है, इतना मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो 14.4 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर दोगे इसी चीज को तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया 17वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कार्नो इंजन दिया हुआ है, एक कार्नो इंजन दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मागतिकी का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ऊष्मागतिकी से पूछ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। कार्नो इंजन में 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करना है, इसकी दक्षता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। दक्षता प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो जब 18वां क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे और कार्नो इंजन की दक्षता आएगा, कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता जब आएगा प्यारे बच्चे, तो कार्नो इंजन की दक्षता कितना हो जाएगा? ईटा बराबर होता है 1 - T2 अपॉन में T1, ठीक है, N2 में 100, ये हो जाएगा दक्षता। इस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं। T2 क्या है? ताप है, परम ताप है। परम ताप यानी कि आपका देखो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, ये T2 है, ये T1 है। T2 27 है, 27 में 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7 - 3 = 10, 7 - 8 - 9 1 10 2 1 3 300 केल्विन। 300 केल्विन हो गया T2, यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा? 1 - 300
बटे में T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 127 है। T1 बराबर 127 है, तो 127 प्लस में 273, 7 3 10, 7 8 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 400। ये 400 केल्विन आ गया। ये 400 केल्विन आ गया, तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, 400 केल्विन। 82/100 प्रतिशत में निकाल रहा हूं ना। 400 माइनस 300 कितना हो गया, 400 माइनस 300 100 हो गया। 100 बटे में 400 इंटू में 100 कट गया। 1 बटे में 4 बटे में 100 यानी 25%। कितना आया, 25% की दक्षता। दक्षता कितने प्रतिशत की आई, 25% की दक्षता आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम भाप को 0 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलने, जल में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा निकालित करनी होगी या कितनी ऊष्मा निकालनी होगी। भाप की गुप्त ऊष्मा हमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, तो इसे अपने आप से स्वयं से करने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ये आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसे आप अपने से करने का प्रयास करना सभी साथी। ठीक है, चलिए जी, तो बस इतने सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। जल्दी आपके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी वीडियोस आ रही हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन निकाल के आराम से प्रैक्टिस करो। सारा कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी फाइनल की। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। मिलता हूं आप सभी से सीधा लाइव क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।